12वां पद मिल जाएगा। तो प्रश्नानुसार देखिए हम लिखेंगे 12वां पद बराबर 5वां पद धन 14। ये प्रश्न के अनुसार है कि 5वें पद में यदि हम 14 जोड़ दें तो 12वां पद हमको मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार तो 12वां पद क्या है यहाँ पे देखिए, 12वां पद हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये हो जाएगा a प्लस 11d इक्वल टू 5वां पद की जगह हम क्या लिखेंगे a प्लस, तो इस प्रकार 5वां पद हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 4d और ये प्लस में 14। अब देखिए हमको यहाँ से a और d का कोई एक मान मिलने वाला है, तो हम क्या करते हैं a और d को लेफ्ट तरफ पक्षांतर कर देते हैं लेफ्ट में। तो क्या हो जाएगा a प्लस 11d, पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक ये है तो माइनस a, और ये प्लस 4 है तो माइनस 4d इक्वल टू 14। तो यहाँ पे देखिए प्लस a और माइनस a कैंसिल, हमारे पास बचेगा 11 में यदि हम 4 माइनस कर देते हैं, देखिए 11d में 4d माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7d, दिस इज इक्वल टू 14। अब इस प्रकार हमको यहाँ पे देखिए d का मान यहाँ से मिल जाएगा। यदि हम त्रिया गुणा कर देते हैं किसको, 7 को त्रिया गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14/7। तो इस प्रकार d का मान मिल गया 7 एकम 7 दूनी 14। तो ये d का मान हमको मिल गया 2। अब d का मान 2 मिल गया तो पुनः प्रश्नानुसार एक और हमको कंडीशन दिया हुआ है a का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में हमको कोई सा भी पद ज्ञात करना है तो प्रथम पद और सर्वांतर हमको पता होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार ये क्या कहता है कि इन दोनों पदों का योग क्या है, 36 है, 12वां और 5वां पद का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12वां पद धन 5वां पद, दिस इज इक्वल टू 36। तो 12वां पद क्या है, यहाँ से देखिए पुनः ये है a प्लस 11d प्लस 5वां पद कितना है a प्लस 4d, और इस प्रकार इसका योग का मान है 36। तो a और a जुड़ के हो जाएगा 2a, 11 और 4 जुड़ के हो जाएगा 15d, दिस इज इक्वल टू 36। ये हो जाएगा 2a धन 15 गुणी d का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, तो ये हो जाएगा 36। और इस प्रकार 2a प्लस 15 दूनी 30 बराबर 36। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, हम 30 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 36 ऋण 30। तो 2a बराबर हो जाएगा 6, 36 में 30 गया 6 बच गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 को हम त्रिया गुणा करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, इस प्रकार 6/2। तो a बराबर हमको कितना मिल गया, यहाँ पे मिल गया 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इस प्रकार देखिए हमने d और a दोनों को मान निकाल लिया। अब आसानी से श्रेणी में जो हमको mवां पद ज्ञात करना है उसको हम निकाल सकते हैं। देखिए तो प्रश्न में अब ये हमारा अंतिम होगा, अतः इस श्रेणी का mवां पद क्या लिखेंगे, फार्मूले जब nवां पद होता है तो n ऋण 1 होता है, तो mवां पद है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार a का मान हम कितना रख देंगे, जो मिला हुआ है 3 धन m ऋण 1, d का मान कितना रख देंगे यहाँ पे 2, ब्रैकेट ओपन करके गुणा कर दो तो हो जाएगा 3 धन 2 का गुणा करेंगे तो 2m माइनस 2। तो समान राशि को हम घटा देंगे तो 3 में 2 गया 1 और ये हमारा 2m। तो इस प्रकार इस श्रेणी का जो mवां पद होगा वो क्या होगा, 1 धन 2m होगा। तो इस प्रकार सेम टू सेम आपको आपके असाइनमेंट में इसको आपको हल करना है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का जो कोई समांतर श्रेणी कितना दिया हुआ है 8, 15, 22 इस प्रकार, और इसका जो अंतिम पद है 218 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद 218 है, इसका पदों की संख्या क्या है, इसमें कितने पद है ना। तो कितने पद है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको जो दिया हुआ है यहाँ पे इस समांतर श्रेणी में जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। क्या क्या दिया है देखिए, ये दिया है पहला पद a बराबर 8, दूसरा पद बराबर 15, इतना दिया हुआ है। तो पहला पद दूसरा पद जब पता हो गया तो हम सर्वांतर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सर्वांतर d बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है दूसरा पद ऋण पहला पद, इस प्रकार। तो देखिए दूसरा पद हमको कितना दिया हुआ है 15, पहला पद 8, तो 15 में 8 घटाएंगे कितना बच जाएगा 7। तो इस प्रकार d का मान हमको 7 मिल गया।
अब इस श्रेणी का अंतिम पद कितना दिया हुआ है 218, पुनः दिया है क्या, अंतिम पद हमको दिया हुआ है 218। अब अंतिम पद 218 यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, n है। माना इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, n है। तो यदि पदों की संख्या इसमें टोटल n पद हैं तो ध्यान देंगे nवां पद ही कितना होगा हमारा 218 होगा। जैसे कि मैं 1 2 3 इस प्रकार लिखता हूँ, इसमें 3 पद हैं, पदों की संख्या 3 है, तो तीसरा पद कितना है यहाँ पे 3 है। बिल्कुल उसी प्रकार इसमें यदि पदों की संख्या n है तो nवां पद कितना होगा 218 होगा। तो अतः nवां पद बराबर हो जाएगा 218। तो और nवां पद का हम फार्मूला जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 218। अब a का मान हम ऑलरेडी यहाँ पे देखिए निकाल चुके हैं, a का मान 8 दिया हुआ है प्रश्न में, ये हम रख दिए 8। n का मान तो हमको ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही लिख दें, और d का मान हम 7 निकालें, सर्वांतर यहाँ पे देखिए। और ये 218, 7 को गुणा करो ब्रैकेट ओपन करके, तो ये 7 एकम 7 n ऋण 7 एकम 7 बराबर 218। इसमें आगे देखिए 8 में 7 यदि हम घटा दें तो ये बचेगा 1 और धन 7n बराबर 218। पहले हम 1 को पक्षांतर करेंगे तो 7n बराबर 218 ऋण 1, तो इस प्रकार 7n बराबर कितना हो जाएगा 217। 218 में 1 घटा दिए 17 बचा। n का मान हमको चाहिए पदों की संख्या, तो 7 को 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बटे में 7। तो इस प्रकार 7 का देखिए पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम 7 7 तिया 21 और फिर से 7 एकम 7, तो इस प्रकार हमको मिल गया 31। तो n क्या है, हम क्या माने हैं n को कि इस श्रेणी में पदों की संख्या है ना, तो अतः इस श्रेणी में 31 पद होंगे। इस प्रकार लास्ट में इसको आप मेंशन करेंगे जब इसका आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर, यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमको, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। के नियम, तो देखिए के नियम क्या है, के नियम का मतलब होता है हल में देखिए यहाँ पे के नियम देखिए क्या है कि माना ये जो a अनुपात b बराबर c अनुपात d है, तो के नियम के अनुसार हमको इसको क्या करते हैं, इक्वल टू के मान लेते हैं, इन दोनों अनुपातों को के मान लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार माना ऐसा। तो देखिए 3 अनुपात a अनुपात b के बराबर है, c अनुपात d के बराबर है, तो जब इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो ये a अपॉन b बराबर के हो जाएगा और c अपॉन d बराबर भी के हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि यहाँ से हम a का मान निकालना चाहें तो b का 3 गुना कर दो, a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b के, और c बराबर क्या हो जाएगा, d को 3 गुना करो तो ये हो जाएगा d के, है ना। मतलब हमको a बराबर b के रूप में b के मिला और c बराबर d के रूप में d के मिला, ये a और c का मान मिल गया हमको। अब जो हमको सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको हमको लिखते हैं यहाँ पे एक बार, है ना। तो जो सिद्ध करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हम a का मान b के निकाल चुके हैं, अंश में हम b के रखेंगे और घात में 2 दिया है तो वर्ग कर दिए। c का मान हमको मिल चुका है d के रूप में, ये d के का वर्ग करेंगे और बटे में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को एज इट इज जैसा दिया हुआ है वैसे ही हम उसको लिख लेंगे। अब देखिए घातांक के नियम से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अंश में ध्यान देंगे के स्क्वायर कॉमन है दोनों में, के स्क्वायर जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा और अपॉन में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्लियर है, अंश में भी बी स्क्वायर डी स्क्वायर बचा और हर में भी बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचता है के स्क्वायर और ये कौन सा मान है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी क्रम में हम राइट हैंड साइड में भी देखते हैं क्या मान मिलने वाला है हमको। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको ए सी अपॉन में बी डी।
अब यहाँ से a बराबर जो b के मिला हुआ है और c बराबर d के जो मिला है, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखे तो वैसे ही राइट हैंड साइड में रखना है। तो a की जगह हम रख दिए b के इंटू c का मान रख दिए d के, और इसके अपॉन में bd। अब यहाँ पर भी देखिए b आंसर कैंसिल, d पुनः आंसर कैंसिल, क्या बचा k इंटू के, अर्थात k का स्क्वायर बचा, और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी k स्क्वायर और राइट हैंड साइड में भी k स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और चाहो तो आप यहाँ पे सिद्ध हुआ ऐसा प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। इसी कड़ी में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ये जो 4 संख्याएं दिया हुआ है इसमें हम क्या जोड़ दें कि समानुपाती हो जाए। तो देखिए इसका हल हम कैसे करेंगे कि माना संख्याएं 10, 18, 22 तथा 38 में x जोड़ने पर, मान लेते हैं कि इसमें यदि हम x जोड़ते हैं, x जोड़ने पर ये जो संख्याएं हैं क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, है ना। हम मान लिए कि जब हम इन पर x जोड़ देते हैं सभी में तो क्या हो जाती हैं, ये समानुपाती हो जाती हैं। अर्थात इसको जब हम गणित के रूप में लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स अनुपात 18 प्लस एक्स। तो सामने सामने का लेना है आपको, ध्यान देंगे पहले के 2 संख्याओं का एक अनुपात, उसके बाद अंतिम के 2 संख्याओं का अनुपात। तो इस प्रकार समानुपात अगला हो जाएगा 22 धन एक्स अनुपात 38 धन एक्स। तो यहाँ से आगे देखिए जब इस अनुपात को हम बटे के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 धन एक्स बटे में 18 धन एक्स, और समानुपात का मतलब होता है इक्वल। तो इस प्रकार 22 धन एक्स बटे में 38 धन एक्स। अब ये इसको हल करके, इन दोनों अनुपातों को हल करके हमको x का मान निकालना है। तो चलिए तिरक गुणा करते हैं। तिरक गुणा करेंगे तो देखिए ये इस प्रकार गुणा होगा और ये इस प्रकार गुणा होगा। तो हमेशा दाएं से हम गुणा करते हैं। तो हो जाएगा 10 धन एक्स गुणित 38 धन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 22 धन एक्स उपस्थित है पहले से, 18 धन एक्स का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 धन एक्स। तो जब 10 का गुणा करते हैं आप तो देखिए गुणा करने का तरीका क्या होता है, ये होता है 38 धन एक्स धन एक्स का गुणा कर देंगे पुनः 38 धन एक्स के साथ। अब ये बराबर, अब 22 का गुणा करेंगे 18 धन एक्स का इस प्रकार, और धन एक्स का गुणा कर देंगे हम पुनः 18 धन एक्स के साथ। तो ये कंप्लीट गुणा हो गया। अब इसमें जो भी आवश्यकता है उसको गुणा कर दो। देखिए 38 दहम 380 हो जाएगा धन 10 एकम 10 एक्स। अब x का गुणा करेंगे तो 38 एकम 38x, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इस प्रकार 22 गुणित 18 करेंगे तो देखिए 18 दूनी 36, हासिल 3 आया, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 धन 22 एकम 22x, और ये 18 एकम 18x धन x इंटू एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड में भी एक्स स्क्वायर है और राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा केवल 380 धन, देखिए एक्स एक्स जुड़ेगा तो 10x धन 38x, ये हो जाएगा 48x बराबर, इधर है 396, और 18x और 22x को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x। अब चूंकि इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, x को एक तरफ ले लेते हैं। तो लेफ्ट में 48x है, 40x को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 40x बराबर, राइट साइड में हमारे पास बच गया 396, और 380 को इधर माइनस कर देंगे तो ऋण 380 हो जाएगा इस प्रकार। तो 48 में 40 घटाइए कितना बचा, 8x, और 396 में यदि आप 380 घटाते हैं तो देखिए कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। इस प्रकार हम x का मान निकालेंगे तो 8 को 3 गुणा करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और x बराबर इस प्रकार 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये x का मान हमको क्या मिल गया, 2 मिल जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 2 जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी।
समानुपाती हो जाएंगे। ये इस प्रकार, तो ये x इसका क्या है, x बराबर 2 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, ऋण 2 और 3, 4 से समदूरस्थ हैं। ध्यान दें, एक ऐसा बिंदु है जो y अक्ष पर स्थित है और y अक्ष पर स्थित बिंदु पर हम x का मान 0 होता है, हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि y अक्ष पर स्थित बिंदु में x निर्देशांक 0 होता है, x निर्देशांक 0 होता है ना। अतः y अक्ष पर माना वह बिंदु क्या है, वह बिंदु P है, उसका निर्देशांक क्या हो, देखिए 0 y, क्योंकि x अक्ष में y का मान 0 होता है और y अक्ष में x का मान 0 होता है, तो ये x निर्देशांक हम 0 ले लिए और y निर्देशांक तो हम y ले लिए, है ना। तथा जो दिया हुआ है ना, उसको a हम किसको मान लेते हैं, 5 ऋण 2 को, और b किसको मान लेते हैं हम 3, 4 को, है ना। तब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न क्या कहता है कि इस बिंदु से ये a और b दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं, मतलब p से a की दूरी और p से b की दूरी दोनों समान होंगे। तो इसको लिखने का ढंग क्या होगा गणितीय रूप में, pa बराबर pb, और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है pa बराबर, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये देखिए क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार राइट साइड में भी आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे केवल आपको मान रखना है, तो ध्यान देंगे pa, तो p को ले रहे हैं तो हम x1 y1 इसको मानेंगे और a को क्या मानेंगे, x2 y2। उसी क्रम में p को ले रहे हैं तो इसको हम x1 y1 और b को x2 y2। तो p से a की ओर आएंगे, है ना, तो 0 माइनस 5, ये देखिए 0 माइनस 5 को होल स्क्वायर, उसके बाद y माइनस माइनस प्लस 2, तो ये प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसी क्रम में राइट साइड में देखिए ये भी हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए भी p जो है क्या होगा, x1 y1 होगा, और धन y2 माइनस ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं ताकि वर्गमूल कैंसिल हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम वर्गमूल कैंसिल करने के लिए दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए, तो लेफ्ट में क्या बचा, देखिए 5 का वर्ग मतलब 5 बचे 25, धन यहाँ पे देखिए y प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जैसे लगाते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, है ना। बीजगणितीय सरलसमीकरण नंबर 1 उपयोग किए। यहाँ पे ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ पर फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है, तो a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से धनात्मक y स्क्वायर और राइट साइड में भी धनात्मक y स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये है 25 धन 2 दूनी 4 धन 2 दूनी 4 y लेफ्ट साइड में। इसी क्रम में राइट साइड में देखिए क्या बचा, 9 धन 4 चौक 16 ऋण 4 दूनी 8 y। अब हम यहाँ पे केवल हमको y का मान ज्ञात करना है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 25 और 4 ये हो जाएगा 29 धन 4y बराबर 16 और 9 25 ऋण 8y। तो y को एक तरफ रख लेते हैं, तो ऋण 8y को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा धन 8y, और 29 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 29 हो जाएगा। इस प्रकार 8 4 12y बराबर 25 में हो जाएगा, कितना बचेगा, ऋण 4 बचेगा, और ये y बराबर हो जाएगा ऋण 4/12। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 4 तिया 12, तो कितना बचता है, ऋण 1/3। तो देखिए x निर्देशांक तो निकालने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे देखिए बिंदु P में वो 0 है और केवल y का मान निकालना था हमको। तो अतः y अक्ष पर
वह बिंदु कितना है 0 और y का मान हम निकाले ऋण 1/3 है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 का आप हल लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। मूल बिंदु से, है ना, और मूल बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं क्या होता है, 0, 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, तब 0, 0 तथा 2, 3, देखिए दूसरा बिंदु 2, 3 दिया है, से जाने वाली रेखा की जो प्रवणता होगी, जाने वाली रेखा की प्रवणता, तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यदि हम इसको दोनों को तुलना कर दें तो देखिए 0, 0 और कौन सा 2, 3, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो इस प्रकार y2 का मान देखिए तुलना करते हैं तो कितना मिल गया हमको 3 ऋण y1 का मान कितना हो गया 0 बटे में x2 का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 2 ऋण x1 का मान हो गया 0। तो इस प्रकार 3 में शून्य घटा दिए तो ये हो गया 3 और 2 में शून्य घटा दिए तो 2। तो इस प्रकार इस सरल रेखा की जो प्रवणता है वो हमको कितना मिल गया, 3/2 मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सरल रेखा की जो प्रवणता है वो कितनी है, 3/2 है, जो बिंदु 0, 0 और 2, 3 से होकर गुजरती है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके ग्राफ से रिलेटेड है और ये प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक, ध्यान देंगे कितने सप्ताह तक, 5 सप्ताह तक उपयोगी प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच में आलेख खींचिए। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, तो सप्ताह के ऊपर निर्भर करता है उपयोग किए गए प्याज की मात्रा, है ना। तो इसमें कौन चर राशि स्वतंत्र है और कौन परतंत्र है, देखिए सप्ताह जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्याज की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो पहले सप्ताह में 1 किलो, दूसरे सप्ताह में 2 किलो, तीसरे सप्ताह में 3 किलो, चौथे सप्ताह में 4 किलो और पांचवें सप्ताह में 5 किलो। इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में है और इसका हमको एक ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिए इसका हम ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम तो हमको क्या करना है, इसमें हमको पैमाना लिखना है ना। सबसे पहले हमको पैमाना लिखना है जब ग्राफ बनाएंगे। तो पैमाना देखिए कैसे करेंगे, इसको हम लिखते हैं एक अक्ष में हम किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान देना, स्वतंत्र चर को हमेशा एक अक्ष में प्रदर्शित करते हैं और ये 1 सेंटीमीटर बराबर हम 1 सप्ताह को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसी क्रम में y अक्ष में यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोग्राम प्याज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप पैमाना लिखेंगे ऐसा, उसके बाद इस प्रकार एक ग्राफ जो है आप ड्रा कर लेंगे या एक ग्राफ पेपर आप उपयोग करेंगे, इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें आप एक ग्राफ पेपर यूज करें इन प्रश्नों को हल करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या था, ये एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिखा, यहाँ पे आप लिखेंगे सप्ताह इस प्रकार, और वाई एक्सिस पे आप किसको लिखेंगे इस प्रकार, प्याज की मात्रा, उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलो में, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि यदि हम सप्ताह में 1 सप्ताह लेते हैं तो प्याज की मात्रा 1 किलो यहाँ पे खपत होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बिंदु जो है, ये यहाँ पे दोनों कटान बिंदु है 1, 1। उसी प्रकार दूसरा सप्ताह लेते हैं और इसका दूसरा किलोग्राम लेते हैं तो ये यहाँ पे देखिए उसी क्रम में तीसरा सप्ताह में 3 किलोग्राम खत्म होता है। उसी प्रकार चौथा सप्ताह में यहाँ पे देखिए 4 किलोग्राम खत्म होता है। पाँचवें सप्ताह में इस प्रकार 5 किलोग्राम आलू जो है खपत होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको 5 बिंदु मिल गया। तो इसका यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले निर्देशांक लिख देंगे। निर्देशांक मतलब पहले x का मान फिर y का मान। तो इस प्रकार 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये लास्ट आपका 5 5। इस प्रकार जब इन तीनों 5 बिंदु हमको मिले हुए हैं यहाँ पे, इन पांचों बिंदु को हम जब मिला देते हैं तो ध्यान देंगे इस प्रकार एक हमको सरल रेखा प्राप्त होगा
और ये जो सरल रेखा है यही इस प्रश्न के लिए ग्राफ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिख रहा है उस प्रश्न का ग्राफ आपको बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम हल करना है। ध्यान देंगे पहले आप पैमाना लिखेंगे। तो इस प्रकार असाइनमेंट नंबर 2 के गणित को आप लोग असाइनमेंट में हल करेंगे। धन्यवाद।